Hello and most welcome, my dear students. I welcome you all on the behalf of the Koshika. We are studying about the biology of class 10th ICSE board, and the chapter is structure of chromosomes, cell cycle and cell division. This is part 2 where we are going to study about the cell cycle. Now, why do we actually need for the new cells? New cells are actually need for proper growth and development, for the replacement of damaged part, for the repair of damaged part, and for the production of new cells, or you can say for reproduction, especially in microorganisms and single celled organisms. Asexual reproduction actually takes place via mitosis. So what is mitosis and meiosis? We are going in detail in the next few lectures, but here on we are actually going to focus on cell cycle. क्या है ये? इतना क्या बवाल है भाई इसका? तो ठीक है, फिर समझते हैं क्या है ये. चलो बच्चों, शुरू करते हैं. स्टोरी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल से कहानी से. जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये है ओवरी. ओवरी में बहुत सारे होते हैं फॉलिकल्स, जिसमें से कोई एक फॉलिकल बहुत अच्छे से मैच्योर होता है और एग के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र हो जाता है और एम्पुलरी स्टोमिक जंक्शन पे जाके रेस्ट करता है, जहाँ पर वो फर्टिलाइज होता है स्पर्म के थ्रू. ठीक है, बहुत अच्छे. अब ये फर्टिलाइज होने के बाद एग कहलाता है जाइगोट. एग कहलाता है जाइगोट और उसको हम कहते हैं डिप्लॉयड सेल है. डिप्लॉयड मीन्स कि वहाँ पर 23 + 23 के 2 सेट क्रोमोसोम है. मतलब ये 23 का सेट है, यहाँ पर आप कह सकते हैं पेयर है. 23 इज कंसिडर्ड, अगर इसे मानना है तो एज्यूम कर लीजिए n, ये 23 हो जाएगा n + n = 2n. So when the number of a complete set of chromosome becomes 2 times, it is called diploid, और हम बोलते बोलते कॉमन टर्मिनोलॉजी में से डिप्लॉयड कह देते हैं. सो डाइप्लॉयड, और यू कैन सिंपली से दैट डिप्लॉयड. ओके, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, चाहे मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, आप में से आप कोई भी अपने आप को इमेजिन कर सकता है. आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से, कॉल्ड जाइगोट. एक सिंगल सेल, ध्यान से सुन रहे हो ना बच्चों, सिंगल सेल. तो आपकी स्टोरी होती है स्टार्ट सिंगल सेल से, और अगले 9 महीने तक आप एक छोटे से बेबी में कन्वर्ट हो जाते हो. तो आखिर इस 9 महीने में, 9 मंथ्स में, अगले 9 महीने में हो क्या गया भाई कि बेबी हो गया. एक सिंगल सेल एक बेबी में कैसे कन्वर्ट हो गया? इसी को बेटा हम कह रहे हैं यहाँ पे कि नीड क्या है नए सेल की. एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो एक सिंगल सेल है, जब ये रिपीटेड डिवीजन करेगा तो नई नई सेल बनेगी, और इसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, एंड मोर प्रोसाइसली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आगे बढ़ेगी. मेरे ख्याल से समझ में आ गया. अब यहाँ पर एक टर्म है रिप्लेसमेंट. वैसे इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं जल्दी आपको यहाँ पे एक समरी दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम डिटेल पढ़ते हैं. एक्चुअली में रिप्लेसमेंट क्या प्रॉब्लम है भाई? तो देखो, रिप्लेसमेंट का मतलब जैसे कि हमारी ब्लड सेल्स हो गए. अगर आरबीसी की बात करें तो 120 डेज, 120 दिन की अगर बात करें तो 120 दिन में आरबीसी हमारी हो जाती है डेथ. इसको निकलना पड़ता है बाहर. अब अगर 120 दिन में मान लीजिए कि कुछ आरबीसी बाहर गई, तो फिर हमारा बॉडी का फंक्शन गड़बड़ हो सकता है. तो इसको रिप्लेस करने के लिए न्यूली फॉर्म्ड, सो व्हाट वी कॉल न्यू सेल्स, न्यूली फॉर्म्ड आरबीसी ब्लड में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है. तो न्यू सेल की इंपॉर्टेंस यहाँ भी है. इसी तरह से अगर हमें चोट लग जाए तो बॉडी को रिपेयर करने के लिए भी न्यू सेल्स की ज़रूरत होती है. इस चार्ट को देख के आप एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा. ये है मैन, ये है वुमेन, दैट इज ये है मेल, एंड दिस इज द फीमेल पार्ट. नॉर्मल बॉडी सेल की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर्स होते हैं. अब पेयर है तो इसीलिए इसको हम 2n दैट इज डिप्लॉयड या डाइप्लॉयड कह रहे हैं. लेकिन जब इनमें सेक्स सेल्स बनती हैं, जैसे
मेल में जो सेक्स सेल होती है उसको हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल में जो होता है उसको हम ओवम कहते हैं। इस चार्ट में यही चीज़ आपने अभी अभी पढ़ा था, ठीक है। तो उसी का डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि जो सेक्स सेल है उसमें आधे क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इसको एन लिखा है। जब एन होता है तो उसको हम कहते हैं हैप्लॉइड। ओके बच्चों, हैप्लॉइड। ओके, तो स्पर्म और ओवम जब आपस में फ्यूज हो जाएंगे, एक फर्टिलाइज हो जाएगी, तो फिर से ये 2n कंडीशन में आएगा और जो न्यू बेबी होगा उसमें होंगे, उसके हर एक बॉडी सेल्स में होंगे 46 क्रोमोसोम्स। तो इस तरह से एक नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है। अब चलिए, मेमोरी के लिए कुछ चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। दैट इन सेल डिविजन्स फॉर ग्रोथ, replacement and repair, the number of chromosomes remain same at each division। मतलब कि इक्वल टाइप का डिवीजन होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा, क्रोमोसोम में कोई रिडक्शन नहीं होगा। द क्रोमोसोम डुप्लीकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इन द डॉटर सेल्स। तो इस तरह का जो डिवीजन होता है, दिस काइंड ऑफ डिवीजन विच इज अकर ऑलमोस्ट इन ऑल ऑफ द बॉडी सेल्स इज नोन एज माइटोसिस। लेकिन ऐसा डिवीजन कहाँ नहीं होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मेमोरी है। हमारी बॉडी में हर जगह माइटोसिस हो रहा है, बहुत अच्छी बात। कहाँ नहीं हो रहा है? एक्सेप्ट इन द एग प्रोड्यूसिंग oocyte, दैट इज जो कि ओवरी में प्रेजेंट होती हैं, एंड स्पर्म प्रोड्यूसिंग स्पर्मेटोसाइट जो कि टेस्टिस में होते हैं। सर, तो ये जो एग प्रोड्यूसिंग स्पर्म प्रोड्यूसिंग जो आपने अभी सेल बताया oocyte एंड स्पर्मेटोसाइट, वहाँ पे माइटोसिस नहीं है तो फिर क्या है बच्चों? वहाँ पे मेयोसिस है, एंड दिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। पीछे आपने अभी एक चार्ट देखा था, उसमें नॉर्मल बॉडीज में 46 क्रोमोसोम होते थे, लेकिन स्पर्म और एग में आपने देखा 23, यानी रिडक्शन हो गया। तो ये एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है सेल का, जो क्लास 11th और 12th में आप पढ़ेंगे। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए नीट की प्रिपरेशन होती है जब, तो वहाँ पे ये अच्छे से पढ़ेंगे आप 11th और 12th में। और नीट के प्रिपरेशन में क्लास 10th के कोर्स में मेयोसिस नहीं है। अगर आपकी बुक में लिखा भी है तो उसको बस आप पढ़ लीजिए, आप इंफॉर्मेशन रखिए, नॉलेज रखिए, ठीक है। बट आपके 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में मेयोसिस बिल्कुल नहीं आएगा, वो आपके कोर्स में नहीं है। चलिए, सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो सेल साइकिल सिंपली आप कह सकते हैं डिवाइड, ग्रो एंड रीडिवाइड। इस प्रोसेस को, जैसे ये एक सेल है, आप इसको कहेंगे मदर सेल, इसमें है मान लीजिए कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये डिवाइड करते हैं और इसमें एक डॉटर सेल बनती हैं। बहुत अच्छी बात है, ये मदर सेल जो कि मैच्योर है, ऑलरेडी ग्रो है, ये डिवाइड हो गए। अब जब ये डिवाइड होंगे तो इनसे 2 डॉटर सेल बनेंगे, अगर सिंपल माइटोसिस हो रहा है तो, ठीक। लेकिन ये रिलेटिवली थोड़े से साइज में छोटे होंगे, तो फिर से ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। अब जब ये प्रॉपर अमाउंट में ग्रो कर लेंगे, फिर से ये डिवाइड हो जाएंगे, अगेन ये फिर से क्या होंगे? डिवाइड होंगे। तो ये जो प्रोसेस है, मदर सेल से डॉटर सेल बनना, फिर डॉटर सेल ग्रो होके मैच्योर होती है और खुद ही एक मदर सेल की तरह बिहेव करना शुरू करती है, और फिर वो मदर सेल अगेन डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। मीन्स डिवाइड, ग्रो एंड रीडिवाइड, डिवाइड, ग्रो एंड रीडिवाइड। फिर से सुनो बच्चों, डिवाइड, ग्रो एंड रीडिवाइड, सिंपल मैकेनिज्म। ये जो सिंपल मैकेनिज्म है इसी को कहते हैं सेल साइकिल। क्लियर हो गया? अब सेल साइकिल को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, मीन्स कि इसकी 2 कैटेगरीज हो सकती हैं। एक बहुत बड़ा सा पार्ट होता है इंटरफेज, और एक बहुत ही स्मार्ट और बहुत छोटा सा पार्ट होता है एम फेज, या डिवीजन फेज भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिवीजन होता हुआ दिखता है, ठीक है। तो खैर, सेल डिवीजन हम नेक्स्ट टाइम में क्या कहते हैं पढ़ने वाले हैं। अब देखो बच्चों, अगर ये एक मैं साइकिल बना दूँ और मान लो कि यहाँ पे मदर सेल है, तो अगर ये 24 आवर्स, जैसे कि हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सेल की बात करें तो 24 आवर्स में अगर हमारा एक सेल डिवाइड होता है, तो ये मैक्सिमम हिस्सा, मतलब आप कह सकते हैं कि 20 आवर्स तक, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 20 आवर्स, तो 20 आवर्स तक ये इंटरफेस की कंडीशन में रहता है, और सिर्फ 4 आवर्स तक ही
ये एम फेज में होता है और इसी में इस सेल की डिवीज़न हो जाती है, इसलिए एम फेज को ही डिवीज़न फेज कहते हैं। इंटरफेज सिंपली पहले इसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते थे क्योंकि यहाँ कोई डिवीज़न होता हुआ नहीं दिखता था, तो इसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता था। बट जब और अच्छे माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो गया, हमारी नॉलेज बढ़ गई, हमने और डीप स्टडी किया, तो पता चला कि नहीं, इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं होती, लेकिन वो रेस्ट नहीं करती है सेल, वहाँ पे बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं और अपने आप को सेल ग्रो कराती है, उस पीरियड में मैच्योर करती है खुद को, ताकि नेक्स्ट एम फेज में एंटर कर पाए, डिवीज़न कर पाए। ये समझ में आ गया। तो सेल साइकिल के दो पार्ट्स, it consists of two parts, that is interphase and M phase. Now interphase is further divided into three phases: G1 phase, that is gap 1 phase; S phase, that is synthetic phase; G2, that is gap 2nd phase. Okay, so interphase have three further phases: G1, S and G2. Sometimes G not phase also there. इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम आगे कर लेंगे। एम फेज, माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज की बात करें, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू, अगर ज़्यादा कैटेगराइजेशन करना है तो पहले तो इसमें कैरियोकाइनेसिस होगी और साइटोकाइनेसिस होगी, लेकिन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये चार स्पेसिफिक स्टेप्स पाए जाते हैं जिनमें कि अलग अलग तरीके से क्रोमोसोम्स बिहेव करते हैं, और उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल करेंगे। ओके बच्चों, गुड गुड। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि सेल साइकिल कहेंगे किसको। सो मैं इसे रीड आउट करता हूँ, बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करने वाला हूँ, बट रीड करता हूँ। द सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स that takes place in a cell, leading to the duplication of its DNA and the subsequent division of cell to produce two daughter cells. So there is a one mother cell which is mature, having duplicated DNA. Okay, now this mother cell converted into two daughter cells, टू डॉटर सेल्स विथ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो डुप्लीकेटेड डीएनए है वो अलग अलग बन जाएगा। तो इस तरह से जो साइकिल लगातार चलती रहती है, जिसमें एक मदर सेल डॉटर सेल बनाती है, फिर ये भी मैच्योर होती है, फिर ये डॉटर सेल बनाती है, फिर वो भी मैच्योर होती है, फिर वो डॉटर सेल्स बनाती हैं। सो दिस कंसिक्वेंट, दिस कंटिन्यूअस एंड कॉन्सिक्वेंट एंड सब्सिक्वेंट साइकिल एंड डिवीजन इज कॉल्ड सिंपली सेल साइकिल। इस तरह के साइक्लिक प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, सेल साइकिल, यानी एक इवेंट की पूरी सीरीज होती है। तो इसमें मैंने कहा कि इंटरफेज और एम फेज पाए जाते हैं। एम फेज का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे हमारा फोकस होगा इंटरफेज। इंटरफेज लार्जेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का, एम फेज बहुत छोटा होता है, ये तो आपने देख ही लिया होगा। ओके, मैंने पीछे समझाया भी, एक एग्जांपल देखिए। द टू डॉटर सेल्स produced from a mother cell are relatively small. इंटरफेस की ज़रूरत क्यों है, यहीं पे देखिए इंडिकेट हो गया, आपके क्वेश्चन का आंसर है। Why there is a need of interface? Because the two daughter cells are relatively small with a full sized nucleus, means nucleus is properly there, न्यूक्लियस ठीक ठाक है, बढ़िया बना है, लेकिन सेल की साइज रिलेटिवली स्मॉल है। किसके कंपैरिजन में, मदर सेल के कंपैरिजन में, ठीक है ना। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या कम होने वाला है, साइटोप्लाज्मा, मीन्स रिलेटिवली लिटिल स्लाइट साइटोप्लाज्मा देन मदर। सो दीज सेल्स आर सेड टू बी इन द इंटरफेज, कि अब ये इंटरफेज में है। क्यों, मैंने समझाया ना। अब ये लगता है कि ये रेस्ट कर रहे हैं तो इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। और इसको इंटरफेज क्यों कह रहे हैं, इंटर का मतलब होता क्या बच्चों, आप लोगों ने इंग्लिश बहुत पढ़ी ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटर? यस, इंटर मीन्स बिटवीन टू। जैसे आप टेंथ पास कर लेते हो और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के पहले
+2 में जाते हो, मीन्स क्लास 11th एंड 12th। तो क्लास 11th और 12th को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, तो इंटर का मतलब सिंपली एक लोअर लेवल से एक अपर लेवल के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। तो इंटरफेज का मतलब कि दो एम फेज के बीच का जो ड्यूरेशन है इसको हम कहते हैं सिंपली इंटरफेज। और इस बीच में क्या होता है, एक एम फेज के कंप्लीट होने पे जो डॉटर सेल्स बनी हैं वो खुद को ग्रो कराती हैं, मैच्योर कराती हैं, ताकि नेक्स्ट एम फेज स्टार्ट हो पाए। एकदम अच्छे से समझ में आ गया? ओके। इंटरफेज के तीन, हम अब इंटरफेज के भी 3 फेजेस होते हैं। G1 दैट इज फर्स्ट ग्रोथ फेज या गैप 1 फेज, S फेज या सिंथेसिस फेज, G2 फेज या सेकेंड ग्रोथ फेज या गैप 2 फेज। बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। गैप फर्स्ट या G1 फेज या फर्स्ट ग्रोथ फेज, इसमें क्या होता है? आरएनए एंड प्रोटीन्स बनते हैं। G1 फेज में क्या होगा बच्चों? आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, साइटोप्लाज्मा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लिटिल साइटोप्लाज्मा के साथ सेल बनी है, डॉटर सेल्स। तो यहाँ पर एक सेल साइकिल आपके बुक में भी है और ये सेल साइकिल बनी है। ये जो स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे प्रोफेज है, यहाँ पे होती है मदर सेल। ठीक है, अब मदर सेल डिवाइड होकर यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बनाती हैं। साइज छोटी होगी, बिल्कुल। इस साइज को फिर से ये जो डॉटर सेल्स बनी है दैट इज डीसी, मैं जिसे लिख रहा हूँ, तो उसको फिर से एमसी यानी मदर सेल में कन्वर्ट होने के लिए एक टाइम चाहिए। तो इंटरफेस कितना बड़ा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा इंटरफेस है। तो ये जो प्रिपरेशन होता है फेज, इसी को इंटरफेस कहते हैं। देख रहे हो, G1 फेज काफ़ी बड़ा, इंटरफेज में भी G1 बहुत बड़ा होता है। उसके बाद S और G2 काफ़ी छोटा फेज माना जाता है, मतलब तीनों में से सबसे छोटा होता है। सो ड्यूरिंग G1 फेज आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड। अगर प्लांट सेल है तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी क्या होंगे? डिवाइड करेंगे। इन लेट G1 फेज ऑल सेल्स मस्ट फॉलो वन ऑफ द 2 पाथ। मतलब कि जब G1 फेज कंप्लीट होने वाला होता है अप्रोक्सीमेटली, तो सेल कोई भी 2 रास्ता यूज करते हैं। ईदर दे फॉलो द रेस्टिंग फेज, जिसको कि स्टेशनरी या स्टॉप या G0 भी कहते हैं। भाई ये ऐसा फेज है जहाँ पे सेल आकर रुक गई। जैसे कि हमारे न्यूरॉन्स एक बार जब मान लीजिए हम अपने मम्मी के पेट में हैं और मैच्योर हो गए हैं, 8-9 महीने के बेबी हो गए हैं पेट में, अब हमारे पास जितनी न्यूरॉन है पैदा होने के बाद जब तक मर नहीं जाएंगे उतनी ही न्यूरॉन रहेंगे। मतलब कि न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब कि वो परमानेंट रेस्टिंग फेज में है, G0 फेज में परमानेंट पड़े हुए हैं। वो कभी भी S या G2 को फॉलो करते हुए आगे नहीं बढ़ते हैं। सो दे में ईदर withdraw from the cell cycle, okay, and enter a resting phase that is R or G0 phase। और इसके अलावा दूसरा जो पाथवे होता है जो नॉर्मल हमारी मसल सेल्स, हमारी स्किन वगैरह करती हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट डिवीजन बाय एंटरिंग द नेक्स्ट S फेज। तो G1 के बाद जो स्टार्ट होता है वो है S फॉर सिंथेसिस। किसकी सिंथेसिस? डीएनए। यहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, रेप्लिकेट करके डुप्लीकेशन होता है। सो मोर डीएनए सिंथेसाइज्ड, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो गए, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। क्यों? बट अटैच्ड रिमेन अटैच्ड, क्योंकि वो जुड़े रहते हैं, अटैच्ड। जब सेंट्रोमियर से, ये कल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, कि क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन हो जाए और अगर वो सेंट्रोमियर से जुड़ा रहेगा तो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो देखने में तो 4 दिखेंगे, वो कि वाह ये तो 4 दिख रहे हैं, यानी 2 टाइम्स दिख रहे हैं, बट नंबरिंग सिंगल ही रहेगी, यानी क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, डीएनए कंटेंट बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? इसके बाद एस फेज के बाद G2 यानी ग्रोथ सेकेंड या गैप सेकेंड फेज आता है। इस फेज में क्या होता है कि आरएनए और कुछ स्पेशल प्रोटीन्स बनते हैं। ये जो आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं
दीज आर वेरी वेरी, स्पेशली जो प्रोटीन्स की बात हो रही है, ये कुछ एंजाइम्स होंगे और अदर प्रोटीन्स होंगे लाइक ट्यूबुलिन प्रोटीन्स वगैरह होंगे। ये ऐसे प्रोटीन होंगे जो एम फेज को फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो G2 फेज में ऐसे प्रोटीन्स बनेंगे जो एम फेज है उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे क्या है, सिंथेसिस फेज, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको कल भी समझाया था कि ये अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम है तो अगर ये एस फेज में एंटर करेगा तो ये दोनों ही क्या है, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है। से दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, यानी ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। नंबर तो 1 है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 1 कितने होंगे हमारी बॉडी में? तो 2 होंगे, 2 होंगे टोटल। क्यों? एक हमें मदर से मिलेगा क्रोमोसोम नंबर 1 और एक हमें फादर से मिलेगा क्रोमोसोम नंबर 1। सो वी हैव 2 क्रोमोसोम नंबर 1। A particular human being have 2 क्रोमोसोम नंबर 1 इन द बॉडी, इसीलिए हम 2n होते हैं। मतलब 2n फॉर द नंबर्स जो भी होंगे, मतलब कि अगर हम यहाँ पे 23 फादर से लेते हैं और 23 मदर से क्रोमोसोम ले रहे हैं तो ये हो गया n। समझ में आ रहा ना बच्चों? एस फेज में क्या होता है कि ये डीएनए जब एस फेज में जाता है तो इसका डीएनए रेप्लिकेशन होता है और ये दोगुना हो जाता है, यानी इसी पर एकदम सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी और एक रेडी हो जाएगी। लेकिन वो अपने सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो क्योंकि ये सेंट्रोमियर से यानी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से ये प्रॉपरली अटैच्ड होते हैं, ये 2 टाइम्स होने के बाद भी सेपरेट नहीं हो रहे हैं, तो अभी भी ये कितने क्रोमोसोम हैं? सो दे आर 2 क्रोमोसोम्स। और ये कौन सा क्रोमोसोम है? क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक है ना? जैसे कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 ये दोनों थे और ये कितने थे? टोटल 2 क्रोमोसोम्स थे। तो अभी भी टोटल 2 क्रोमोसोम है, अभी 4 क्रोमोसोम्स नहीं हुए, क्योंकि ये अभी भी आपस में जुड़े हैं। स्टिल दे आर रिमेन अटैच्ड विद द सेंट्रोमियर। तो सिंस क्योंकि ये सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, इसलिए काउंटिंग में ये सिंगल 1 क्रोमोसोम माना जाएगा। ठीक है? अब इस क्रोमोसोम पर जो डुप्लीकेट हुआ पार्ट है, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी होता है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहते हैं बच्चों? सिस्टर क्रोमैटिड। क्या होगा ये? सिस्टर क्रोमैटिड। और मान लीजिए कि है तो दोनों क्रोमोसोम नंबर 1, अब मान लीजिए ये और दूसरे वाला, क्या ये भी सिस्टर क्रोमैटिड होंगे? नो नो, ये होंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है? तो होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो सेम नंबरिंग होती है, जैसे एक मदर से हमें मिला, एक फादर से मिला, क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 1। तो अगर ऐसा है तो वो होमोलॉगस होंगे, लेकिन सिस्टर एंड नॉन सिस्टर का कॉन्सेप्ट अलग है। आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ गया होगा। एंड दिस स्ट्रक्चर एक्चुअली ये आपको दिखा रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है। तो डीएनए कंटेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 टाइम्स हो जा रहा है। तो एस फेज में यही होता है, 2 टाइम्स हो जाते हैं डीएनए कंटेंट, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, क्योंकि डीएनए 2 टाइम्स होने के बाद भी सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, यानी जो क्रोमैटिड्स हैं स्टिल वो अभी सेंट्रोमियर से अटैच्ड होती हैं। ठीक है? सेम थिंग जो कल भी आपने देखा था इस चीज़ को। ओके, गुड। नाउ G2 फेज या गैप 2 फेज की बात कर लें तो दिस इज द शॉर्टर फेज इन विच RNA एंड प्रोटीन नेसेसरी फॉर द सेल डिवीजन कंटिन्यू टू बी सिंथेसाइज्ड। मतलब कि जो नेक्स्ट सेल डिवीजन होने वाला है, जो यहाँ से M फेज स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए G2 में स्पेशल प्रोटीन्स बनती हैं, रेडी होती हैं, RNA बनती हैं, ताकि अच्छे से M फेज, नेक्स्ट जो M फेज है वो कंप्लीट हो पाए। मेरे ख्याल से इंटरफेस आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये एक कंप्लीट सेल साइकिल को अच्छे से दिखाया गया है। सो फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज सिंपली यू कैन से एम फेज। उसके बाद जो बचा हुआ पूरा हिस्सा है वो इंटरफेज है। तो ये जो 2 डॉटर सेल्स हैं, कहानी शुरू होती है यहाँ से। ये मदर सेल है जो डिफरेंट फेजेस से डिवाइड होती हुई 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ये डॉटर सेल धीरे धीरे मैच्योर होती है। मैच्योर होने के बाद या तो ये G0 फेज में चली जाएगी। G0 फेज परमानेंट हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है कि कुछ दिन के बाद फिर से ये
उस रूट को फॉलो कर ले। जैसे हमारे लीवर सेल 1 साल के बाद फिर से G1 फेज को कंप्लीट करके S फेज में एंटर कर जाते हैं, लेकिन हमारे न्यूरॉन्स हमेशा के लिए G0 फेज या R फेज या रेस्ट फेज में एंटर कर जाते हैं। फिर G1 को कंप्लीट करने के बाद ये डॉटर सेल S फेज में जाएंगे, जहाँ पर DNA का कंटेंट 2 गुना हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। मैं जूम भी कर देता हूँ ताकि और अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ। तो आपने यहाँ देखा कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 के 2 क्रोमोसोम्स हैं और ये क्रोमोसोम नंबर 2 के 2 क्रोमोसोम हैं। तो टोटल आपको 4 क्रोमोसोम दिख रहे हैं। लेकिन अब ऊपर देखिए एस फेज के बाद क्या हो रहा है। एस फेज के बाद इनका शेप थोड़ा सा चेंज हो गया और ऐसा लग रहा है कि ये मतलब क्रॉस एक्स बना के खड़े हैं। तो हुआ क्या है कि जो पहले सिंगल सिंगल आपको क्रोमैटिन दिख रहा था, अब ये 2 टाइम्स हो गया है, लेकिन ये सेपरेट नहीं हुआ, अभी भी सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं। तो अभी भी ये टोटल कितने क्रोमोसोम हैं? अभी भी ये टोटल 4 क्रोमोसोम्स हैं। नीचे भी 4 थे, यहाँ भी 4 हैं। ठीक, जब तक ये सेपरेट नहीं होंगे नंबर नहीं बढ़ेगा क्रोमोसोम का। हाँ, कंटेंट बढ़ गया तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये यहाँ भी ये 2n था और यहाँ भी 2n हो गया। लेकिन अगर डीएनए कंटेंट की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर 2c, c फॉर क्रोमोसोम के कंटेंट मतलब डीएनए कंटेंट, तो यहाँ पर 2c था, इस वाले में ये 4c हो गया। क्रोमोसोम सेम है, डीएनए बढ़ गया और वो अलग नहीं हुआ, इसलिए क्रोमोसोम नंबर भी हम 2n ही लिखेंगे। अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद G2 फेज को पार करके फिर से M फेज में चले जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल सा साइकिल था, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि न्यू डीएनए कैसे बनेगा। एस फेज में हम कह रहे हैं ना कि डीएनए बन रहा है, तो कैसे बनेगा। तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस मॉडल है जिसको हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज each DNA molecule, that is chromosome, duplicates and ready to distribute equally during mitosis. This whole process of duplication is called DNA replication. ठीक है, अब ये कैसे हुआ? तो मान लीजिए ये पेरेंट डीएनए है। पेरेंट डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, आपको पता है ना, डबल हेलिकल मॉडल है। अब ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। पॉलीमरेज होगा, यहाँ पे टोपोआइसोमरेज होगा, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जिसको कि आप एंजाइम्स कहते हो, है ना। और ये क्लास 10th में चूंकि आपको पढ़ना नहीं है, ये कहाँ मिलेगा आपको? क्लास 11th एंड 12th में। और जब आप नीट की प्रिपरेशन करोगे और डॉक्टर बनना है आपको तो बिल्कुल करोगे, है ना। सो यहाँ पे डीएनए जो क्या बोलते हैं पेरेंट डीएनए है, उस पर एक न्यू डीएनए, तो पेरेंट डीएनए ब्लू कलर का और जो नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है वो गोल्डन कलर का, आप देख पा रहे हो। फाइनली आप देख पा रहे हैं कि जो 2 डीएनए बने फ्रॉम 1 पेरेंट डीएनए, देयर आर 2 डॉटर डीएनए। इसमें एक स्ट्रैंड तो ब्लू है दोनों ही में ही, और एक स्ट्रैंड गोल्डन कलर का है, गोल्डन या येलो कलर का है। तो क्योंकि एक पुराना है, कंजर्व हो गया, लेकिन पूरी तरह से कंजर्व नहीं हुआ, आधा कंजर्व हुआ, तो इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। क्या कहते हैं बच्चों? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। मेरे ख्याल से ये आपको इजीली समझ में आ गया। आपके बुक में एक क्वेश्चन पूछा था, कैन द सेल साइकिल गो एंडलेसली, और क्वेश्चन मार्क भी था। तो मैंने सोचा कि इसका डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कर लिया जाए। सिंपल आंसर इज व्हाट? ना, बिल्कुल नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेल साइकिल एंडलेसली चलता रहे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कभी हम मरते ही नहीं। हम मरते इसलिए हैं कि सेल साइकिल स्लो हो जाती है ना। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट सेल साइकिल इज द प्राइमरी फैक्टर। इट डिपेंड्स ऑन द रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर द सेल साइकिल। समटाइम इट स्टॉप्स परमानेंटली, whereas at some places it stops temporarily until needed. एग्जाम्पल्स नीचे मिल जाते हैं आपको। ब्रेन सेल्स या नर्व सेल की बात करें तो ये परमानेंट स्टॉप होते हैं। परमानेंट, एक बार जब बनते हैं तो ये कभी भी डू नॉट डिवाइड फर्दर। एक बार ये बन गए हमारे अंदर, दोबारा ये हमारी लाइफ में कभी नहीं बनेंगे। यानी अगर किसी तरह से न्यूरॉन्स डैमेज हो गए तो हम पैरालाइज हो जाएंगे, लेकिन कभी भी नया वाला बनेगा नहीं। इसीलिए हम पैरालाइज तो हो जाएंगे
लेकिन रिकवर होने के लिए अगर न्यूरॉन्स डैमेज हो गई तो फिर इम्पॉसिबल है। समझ में आ गया? वंस डेड दे आर नॉट रिप्लेस्ड। लीवर सेल्स की अगर बात कर लें, मे डिवाइड ओनली वंस एवरी 1 or 2 years, यानी 1 से 2 साल तक वो रेस्ट फेज में रहते हैं, फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर से डैमेज या डिस्ट्रॉयड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए वो फिर से साइकिल में एंटर करते हैं, एस फेज एंड G2 फेज में एंटर करते हैं। सरफेस स्किन सेल की अगर बात करें तो ये कंटिन्यूअसली लगातार डिवाइड करते रहते हैं, सेल साइकिल में को मेंटेन रखते हैं, रिप्लेसमेंट होती रहती है अंडरलाइन सेल्स की। ओके, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में एक सेल होता है मेरिस्टम, जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, है ना। तो जो मेरिस्टम होते हैं ये कंटिन्यूअस डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा न्यू लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स ये बनते ही रहते हैं। तो ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू की स्पेशल क्वालिटी की हमेशा रैपिडली डिवाइड ही करेंगे और रिपीटेडली डिवाइड करते रहते हैं। स्पेशलाइज्ड जर्मिनल सेल्स, जैसे कि ओवरी में और टेस्टिस में कौन कौन से होंगे बच्चों? अभी आपने पीछे पढ़ा, ओवरी में ऊगोनियम की लेयर होगी और टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनियम की लेयर होगी, ठीक है, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो। इसी तरह से जो ओवरी होगा वहाँ पे एग या ओवम बनेगा, जो टेस्टिस होगा वहाँ पर आपका स्पर्म बनेगा। इसी तरह से प्लांट्स की बात कर लें तो एंथर में और कहाँ पर, वहाँ भी ओवरी होती है, ठीक है ना, वहाँ भी ओवरी ही बोलते हैं। तो ओवरी और एंथर में एक स्पेशल टाइप का डिवीजन होगा जिसे मियोसिस कहेंगे। अब मियोसिस में क्या होगा कि क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं। तो देखा आपने कि अभी तक जो आपने सेल साइकिल पढ़ा उससे थोड़ा कुछ हट के भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की सेल साइकिल एकदम कंटिन्यूसली या एंडलेसली चलती रहेगी। सो मियोसिस इज एक्चुअली नीडेड टू प्रोड्यूस सेक्स सेल्स या हैप्लॉइड सेल आप कह सकते हो, ठीक है। इसी तरह से अनकंट्रोल्ड नॉन स्टॉप सेल साइकिल भी चलती है। कहाँ पर? ट्यूमर्स, जिनसे कि कैंसर भी हो सकता है। याद रखना कि हर एक ट्यूमर कैंसर नहीं होता, लेकिन जहाँ ट्यूमर है वहाँ अनकंट्रोल्ड नॉन स्टॉप डिवीज़न होगा ही होगा, ये 100% क्लियर है। सो ट्यूमर्स में अनकंट्रोल्ड नॉन स्टॉप डिवीज़न होता है, जो कैंसरस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ईजी था, अच्छे से समझ में आया होगा, मस्त होकर रिवीजन करिए। जहाँ दिक्कत होगी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैसेज चैट बॉक्स में आप चैट क्वेश्चन अपना कर दीजिए, मैं आंसर रिप्लाई कर दूंगा। तब तक मस्त रहिए, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।